हेलो, जय हिंद साथियों। मैं विवेश आपका अपने परिवार अनअकैडमी के ई प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेश कुमार है। मैंने अपना ग्रेजुएशन और एमएससी यानी कि पीजी कानपुर यूनिवर्सिटी से साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है। तो थोड़ा सा आज ये मेरा डेमो वीडियो है। आज यहाँ पर हम अपने इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में हम एक छोटे से टॉपिक की बात करेंगे जो कि साइंस एंड टेक का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। चलिए साथियों, फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है अनअकैडमी के ई प्लेटफॉर्म पर। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी एक एपटेक का ऐसा सिस्टम है जिसने भारतीय समाज में यानी कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो एक से एक द बेस्ट टीचर दिए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अनअकैडमी का मैं भी स्टूडेंट हूं और आज भी मैं अनअकैडमी का स्टूडेंट हूं, क्योंकि हमें चीजें जहां से सीखने को मिलती हैं, जहां से हमें शिक्षा ग्रहण होती है, हम शिक्षा का अर्जन करते हैं, वो माध्यम हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो मैं अनअकैडमी का बहुत ही आभारी हूं कि अनअकैडमी ने मुझे एक मौका दिया है, एक चांस दिया है आप लोगों के समस्त प्रस्तुत होने का। और दूसरी बात यह है कि अनअकैडमी भारतीय शिक्षक समाज, भारतीय शिक्षण समाज का एक ऐसी संस्था है जिसने भारतीय समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि जो भी हमारे ग्रामीण समाज के बच्चे हैं जो शहर जाने में असमर्थ हैं, बहुत ज्यादा उनके माँ बाप की अर्निंग यानी कि बहुत ज्यादा आय नहीं है, वो बच्चे घर बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपनी कामयाबी के स्तरों को चूम सकते हैं। यानी कि बहुत जल्दी कामयाब होने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, अनअकैडमी को ग्रहण किया है और अनअकैडमी भारतीय समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे बेहद खुशी होगी अगर मैं अनअकैडमी का कोई पार्ट बन जाता हूं, एक पार्ट बन जाता हूं, या फिर अनअकैडमी से देखिए, पहली बात यह है कि हम लोग जहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अगर हमें वही संस्थान में हम लोग शिक्षा प्रोवाइड यानी कि शिक्षा देने का काम करते हैं तो हमारे लिए बेहद खुशी की बात होती है। चलिए साथियों, बात करते हैं यहां पर हम एक छोटे से टॉपिक की, लेकिन उससे पहले ये मेरा आज का एक डेमो वीडियो है, तो थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। डेमो वीडियो फॉर अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट प्रेजेंटेड बाय विवेश कुमार यानी कि मी। और अगर बात करें मेरे इंट्रोडक्शन की, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ की बात करेंगे तो मेरा कंप्लीट है बीएससी, यानी कि जो मेरा ग्रेजुएशन है वो बीएससी है और एमएससी मेरा दोनों साइंस स्ट्रीम से है साथियों। उसके बाद में आप जानते हैं डीएलएड यानी कि बीटीसी, जिसको हम पहले नाम से जानते थे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसमें मैंने केवीएस एग्जाम के लिए सीटेट भी क्वालिफाई है और लगभग 3 साल का मेरा शिक्षण एक्सपीरियंस यानी कि मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस रहा है लगभग 3 साल का रहा है, जिसमें कि मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में शिक्षण किया है। चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि हमारा जो भारतीय समाज है, जो हमारा इंडिया है, चाइना से भी आगे निकल चुका है पॉपुलेशन में। कुछ आंकड़े हमें ये बताने लगे हैं। तो आजकल की बढ़ती जनसंख्या में, अब देखिए, जनसंख्या भले ही कितनी बढ़ जाए लेकिन मानव का जीवन चलेगा कैसे। अनाज यानी कि हमारा अनाज तो उत्पादन होना चाहिए, सब्जियों का उत्पादन होना चाहिए, यानी कि भोजन खाद्य पदार्थों का होना हमारे पास बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो जीवन चलता है, जीवन जो यापन होता है, वो कहीं ना कहीं किससे होता है, खाने से होता है। खाना मानव जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खाना अगर हम बात करें तो जो हमारे जीव हैं, जैसे चाहे यानी कि हमारा ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, खाना तो सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पेट में एनर्जी यानी कि आपके पेट में अगर खाना नहीं जाएगा तो आपका जीवन यापन नहीं हो सकता साथियों। तो बढ़ती जनसंख्या यानी कि हमारे जो समाज में जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जब हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो लैंड है यानी कि जो जोत का आकार है, अगर हम भारतीय जो हमारा इंडिया है उसको ज्योग्राफिकल फॉर्म में अगर हम बांटें तो समझिएगा उसको हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। एक बार समझेंगे, अगर हम भारत को बांटें, है ना, तो कितने प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा तरीका होगा वो होगा भूमि योग्य क्षेत्र, है ना। कौन सा? भूमि योग्य क्षेत्र। दूसरा हमारा हो जाएगा बंजर क्षेत्र, यानी कि बंजर भूमि का क्षेत्र, है ना, बंजर भूमि का क्षेत्र।
और आप जानते हैं तीसरा जो हमारा फॉर्म रहेगा वो रहेगा वन यानी कि जंगल। हमारे पास फॉरेस्ट एरिया भी है ना भाई, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया भी तो है। आप जानते हैं कि 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, है ना। उसके बाद में चौथा अगर हम बात करें, चौथे रूप में अगर हम बांटे तो चौथा हमारा होता है चारागाह। चारागाह का मतलब होता है पास्चर। पास्चर का मतलब होता है जहां पर पशु चरने जाते हैं और अपना भोजन ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। समझिएगा मेरी बात को। अगर हम एक बार स्टैटिकल डाटा की बात करें यहां पर, तो हमारे पास जो भूमि योग्य क्षेत्र है अर्थात जो हमारे पास फर्टाइल लैंड है उसका जो परसेंट है वह 51% है। 51% यानी कि हमारे पास 51% ऐसा क्षेत्र है जहां पर कृषि होती है। 24% हमारे पास कृषि योग्य क्षेत्र है। 21% हमारे पास वन का क्षेत्र है यानी कि फॉरेस्ट एरिया है। और हमारे पास 4% चारागाह यानी कि पास्चर का क्षेत्र है। ये रहा हमारा इंडिया। और अगर हम टोटल इसको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 100% इंडिया यहां से मिल जाएगा। अब समझिएगा आप लोग मेरी बात को। मैंने आपको बताया कि हमारे पास भूमि योग्य जो क्षेत्र है यानी जो कृषि योग्य क्षेत्र है, यहां पर भूमि तो मैंने लिख दिया साथ में, जो हमारी भूमि है कृषि के लिए, है ना। भूमि योग्य क्षेत्र यानी कि कृषि के लिए कितने परसेंट है? 51%। अब आप एक बात समझिए, अगर हमारे पास 100 में से सिर्फ 51% कृषि योग्य क्षेत्र है तो क्या हम हमारी जो जनसंख्या है उसकी पूर्ति कर पाएंगे? बस इसी भोजन की पूर्ति करने के लिए और क्या किया गया, संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें हमारा हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए साथियों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, है ना। थोड़ा सा समझेंगे उसके बारे में, लेकिन आपको यह डाटा भी याद रखना है कि अगर हम भूमि योग्य क्षेत्र बात करें यानी कि यहां पर कृषि योग्य क्षेत्र ही लिख देता हूं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। कृषि योग्य क्षेत्र में लिख देता हूं जो हमारी भूमि है 51% है। बंजर भूमि की बात करेंगे तो 24%, फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे तो 21% और 4% हमारे पास चारागाह यानी कि पास्चर है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। चलिए बात जानते हैं उसके बारे में। अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ की, है ना, अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ की, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर हम बात करें प्लांट के ग्रोथ की, तो प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा उसको समझिए। अगर हम बात करें प्लांट की ग्रोथ की तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, है ना साथियों, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद में हमारे लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जहां पर आपको अपना प्लांट ग्रो करना है वहां पर टेम्परेचर की तो आवश्यकता होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रत्येक फसल के उत्पादन के लिए एक विशिष्ट प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम रबी, खरीफ और जायद की बात करें तो रबी को हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स को हम साथियों बोलते हैं शीत ऋतु की फसल, उसके लिए ठंड की आवश्यकता होती है। खरीफ की अगर हम बात करें तो खरीफ को बोलते हैं मानसून ऋतु की फसल, यानी कि उस टाइम पर गर्मी भी चाहिए होती है और बरसात भी चाहिए होती है, जिस ऋतु में हमारा चावल यानी कि राइस का उत्पादन होता है। और तीसरी हमारी जो फसल होती है वो होती है जायद की, जिसको हम रबी व खरीफ के बीच की फसल कहते हैं, यानी कि रबी और खरीफ के मध्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि उसका जो बुवाई होती है वो मार्च में होती है ना, और उसकी जो कटाई होती है वो आपकी जून तक हो जाती है, इसीलिए उसे हम रबी और खरीफ के बीच की फसल कहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के तापमान यानी कि टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। चलिए मुद्दे से भटकेंगे नहीं, फिर से यहां पर हम लोग लौट के आते हैं। अगर मैं आपसे प्लांट ग्रोथ की बात करूं तो हमें सनलाइट की आवश्यकता होती है, प्रॉपर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, मॉइस्चर यानी कि नमी की आवश्यकता होती है, उसके साथ में एयर यानी कि हमें हवा की आवश्यकता होती है। उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स और वाटर हमें कहां से मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स और वाटर हमें मिलता है सॉइल से यानी कि मृदा से, है ना साथियों।
हमें मृदा से ये सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन अगर हमारे पास भूमि यानी कि जो कृषि योग्य क्षेत्र है वह ज्यादा नहीं है और हमें अपनी पॉपुलेशन के लिए फूड सप्लाई करना है, तो हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स के बहुत बड़े योगदान होते हैं। आज हम लोग प्रॉपर उसी की बात करेंगे। फिलहाल प्लांट ग्रोथ के लिए ये सब चीजें आवश्यक होती हैं, आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे। अब हमें क्या करना है, फसल का उत्पादन करना है और फसल के उत्पादन करने के लिए ये सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं और इनको देने का तरीका देखिए अब आप कि हम अपने जो हमारे प्लांट्स होंगे और हमारी जो क्रॉप्स होंगी उसको हम कैसे करके ग्रो करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स, सबसे पहले हम बात करें अगर हाइड्रो की, तो आप जानते हैं कई बार आपने पढ़ा होगा जहां पर आपको हाइड्रो मिल जाएगा वहां पर मतलब होता है पानी, है ना साथियों, आप लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे। समझिए हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की बागवानी है, यानी कि एक प्रकार की हॉर्टिकल्चर भी है। समझिएगा अगर हम बात करें बागवानी, तो बागवानी हमारा एक एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाता है जिसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करेंगे साथियों, तो एक बार एक चीज को आप लोग और समझिए। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, और बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर की 3 शाखाएं होती हैं। बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर की 3 शाखाएं होती हैं। सबसे पहली शाखा हमारी होती है पोमोलॉजी। कौन सी? पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? फल विज्ञान बोलते हैं साथियों। क्या बोलेंगे? फल विज्ञान बोलते हैं। दूसरी हमारी जो शाखा होगी वो होती है हमारी फ्लोरिकल्चर। कौन सी होगी? फ्लोरिकल्चर होगी। फ्लोरी यानी कि आप लोग समझ गए होंगे जहां पर फूल का उत्पादन किया जाए वो आपका फ्लोरिकल्चर होता है, यानी कि फूल विज्ञान को हम क्या बोलेंगे साथियों? फ्लोरिकल्चर के नाम से जानेंगे। और अगर हम इसकी तीसरी ब्रांच की बात करें तो हमारी जो तीसरी ब्रांच हो जाएगी वो हो जाएगी ओलेरीकल्चर। क्या हो जाएगी साथियों? ओलेरी कल्चर हो जाएगी। और ओलेरी कल्चर को हम बोलते हैं सब्जी विज्ञान। क्या बोलेंगे साथियों? सब्जी विज्ञान बोलेंगे, है ना। देखिए ये हमारा तकनीकी का, है ना, जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा और अच्छा पार्ट है, एक बहुत अच्छा पार्ट है। समझिएगा मेरी बात को। यहां पर मैंने अगर आपसे हॉर्टिकल्चर की बात की, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, हॉर्टस का मतलब हो गया बाग, और कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन का मतलब होता है कृषण क्रियाएं। क्या होता है साथियों? कृषण क्रियाएं, यानी कि बाग में की जाने वाली क्रियाओं को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी कहते हैं, है ना। और ये हमारा एक कैसा शब्द है? हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो ये एक हमारा लैटिन शब्द है और ये एग्रीकल्चर की एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है। अब समझिएगा मैंने आपको यहां पर ये सारी चीजें क्यों बताई, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का यूज करेंगे तो सर्वाधिक आप क्या उगाएंगे? फल उगाएंगे, फूल उगाएंगे और सब्जियों का उत्पादन करेंगे, जो कि मानव जीवन के कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। समझिएगा साथियों, हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की बागवानी है। हाइड्रोकल्चर का जो सबसेट है वो पौधों को चमकाने की एक विधि है। और आपको एक बात याद रखनी है, आमतौर पर जलीय विलायक में खनिज पोषक तत्वों का घोल बनाकर, है ना, घोल का उपयोग कर कर मिट्टी के बिना उनको उगाया जाता है। मिट्टी के बिना साथियों उनको उगाया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। इस तकनीक का उपयोग करके खेती कैसे होती है थोड़ा सा ये भी आप लोग समझिएगा। इस तकनीकी में पौधों को खनिज पोषक तत्व, आप जानते हैं जो हमारे लिए, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि पौधों को उगाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है साथियों? पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पौधों को खनिज पोषक तत्वों की घोल में उगाया जाता है। यानी कि करना क्या होता है, जैसे कि आपने यहां पर इस फिगर को देखा तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें हमारा वाटर अवेलेबल होगा, यानी कि पानी अवेलेबल होगा, और उस पानी के अंदर पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होगी। उसके अंदर पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होगी। इस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है और यहां पर प्लांट ग्रोथ करने लगता है ना साथियों। यहां पर हमारा प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स के लाभ के,
तो हाइड्रोपोनिक्स के अगर हम लाभ की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, जहां पर हमने फसलों को उगाना शुरू किया बिना मृदा के, तो जो मृदा है हमारी, उसमें हम किसी दूसरी फसल को ग्रो मतलब जो है उगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मृदा नहीं है, यानी कि जोत का आकार कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स को करके अपना जो फसलें हैं उसका उत्पादन कर सकते हैं। टिकाऊ फसलें, क्योंकि यह प्रणाली मौसम की परवाह किए बिना पूरे वर्ष प्लांट्स को ग्रो करती है, यानी कि पौधों का उत्पादन करती है, तो यह बेहद महत्वपूर्ण बात हो गई। उसके बाद में मिट्टी या जमीन की इसमें आवश्यकता हमें पड़ती ही नहीं है। समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें क्या हो रहा है, वहां पर हमें जमीन या फिर मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उसके बाद में हाइड्रोपोनिक्स सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, उससे क्या होगा, समझिएगा मेरी बात को। अगर हम मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें, तो आप जानते हैं यहां पर हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड और केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं। पेस्टिसाइड और केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम मृदा में ग्रो ना करके सिर्फ वाटर में ग्रो कर रहे हैं, तो हमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, और ये हमारा एक इको फ्रेंडली तरीका हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा। पर्यावरण प्रदूषण यहां से हमारा नहीं होगा। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक फायदा ये मिलता है। आशा करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये हमारा एक कैसा है, इको फ्रेंडली, यानी कि नो पोल्यूशन, यानी कि कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा अगर आप हाइड्रोपोनिक्स करते हैं तो। बिल्कुल, बेहद सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। और अगर हम बात करें तो प्रीवियस एग्जाम में आपके यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, और जब हम अपना टॉपिक लेके आएंगे आपके समक्ष, आप हमारे साथ में जुड़े हुए होंगे, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस की आपके समक्ष बातें कर लेंगे। बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। खेती के पारंपरिक तरीके की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एक पानी सिस्टम में रहता है और इसका पुनः उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ये सिस्टम दिखाया, इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। बस करना क्या होता है, यहाँ पर आपका जो वाटर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सोल्यूशन होता है खनिज पदार्थों का, यानी कि पोषक तत्वों का इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन पाया जाता है। पढ़ेंगे साथियों थोड़ा सा और आगे। अगर हम फायदे की बात कर रहे हैं, देखिए हर चीज के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। थोड़ा सा इसके जो नेगेटिव पॉइंट हैं उसकी भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे साथियों। अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स के नुकसान की, तो बफर के रूप में मिट्टी ना होने के कारण, समझिए मेरी बात को, हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली में किसी भी तरह की विफलता और पौधे की तेजी से मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी डेथ होना जल्दी शुरू हो जाती है। उनकी डेथ होना जल्दी क्या होता है साथियों, शुरू हो जाती है, मृत होना शुरू हो जाते हैं। ये प्लांट्स की क्या होने लगती है, मृत्यु होने लगती है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें, क्योंकि पौधे पानी में उगाए जाते हैं, इसलिए रोगजनक आकर्षित हो सकते हैं साथियों, रोगजनक, यानी कि जो पैथोजन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं और सिस्टम का विफलता का कारण बनते हैं, क्योंकि रोगजनक नमी के लिए अति संवेदनशील होते हैं। साथियों जो हमारे पैथोजन होते हैं वो क्या होते हैं, नमी के लिए अति संवेदनशील होते हैं। भैया इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। समझिएगा, सिंस प्लांट ग्रो इन वाटर सम पैथोजेंस मैनी बी अट्रैक्टेड एंड कैन कॉज सिस्टम फेलियर बिकॉज पैथोजेंस आर सस्टेनेबल टू मॉइस्चर, यानी कि हमारा जो नमी के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं फायदा होने के बाद नुकसान भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नमी में जो हमारे पैथोजन होते हैं वो अति संवेदनशीलता रखते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं इसके थोड़े से हानियां हो जाती हैं। और यह तकनीकी आप जानते हैं थोड़ी सी महंगी है, इसलिए भारतीय कृषक समाज के लोग इसको ज्यादातर नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसको करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अगर हम भारतीय किसान की बात करें तो आप लोग एक बार मेरी बात को समझिएगा।
भारतीय किसान, है ना। भारतीय किसान की अगर हम बात करें तो भारत में 2/3 का मतलब साथियों आप लोग समझ रहे होंगे, 2/3 का मतलब होता है 66%, यानी कि 66%। 66% भारत में ऐसा किसान पाया जाता है जिसके पास जोत का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। भारतीय कृषि की अगर हम बात करें और भारतीय कृषि में भारतीय किसान यानी कि इंडियन फार्मर की बात करें तो भारत में 2/3 किसान ऐसा पाया जाता है जिसके पास जोत का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है, और भारत में ऐसा किसान 66% पाया जाता है। और जब भारत में 66% ऐसा किसान पाया जाता है तो किसान को तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि उसके पास जोत का आकार कम है, उसके पास अगर मृदा नहीं है, उसके पानी तो है ना, तो वो क्या कर सकता है, यहां पर इस तकनीक को अपनाकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है, और भारतीय कृषि के भारतीय जो समाज है उसके में हितों को अपना योगदान दे सकता है, यानी कि भारतीय समाज के हितों में अपना योगदान देने में समर्थ रहेगा। तो किसानों के लिए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन किसान इसको नहीं कर पाता क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा महंगी होती है साथियों, है ना। आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ये तो रही हमारी हाइड्रोपोनिक्स की बातें, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अब हम एरोपोनिक्स की बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से आप लोग मेरी बातों को समझते जाइए, है ना। देखिए, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सारे के सारे जो हमारे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके यूपीएससी में और आपके यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जैसे यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे कहां से भैया, बनेंगे तो थ्योरी से ना। जब हम थ्योरी को अच्छे से समझ जाएंगे तो एमसीक्यू टाइप जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। समझिएगा, अगर हम बात करें यहां पर एरोपोनिक्स की, तो एरोपोनिक्स होता क्या है पहले तो आप लोग ये समझेंगे। देखिए, इसका सरल सा अर्थ है कि पौधों को हम किस में उगाते हैं भैया, हवा में। ईयर को आप लोग जानते ही होंगे, है ना। ईयर का मतलब क्या हो जाता है साथियों, ईयर का मतलब हो जाता है हवा। तो पौधों को हम क्या करते हैं, यानी कि प्लांट ग्रोथ, जो हमारी प्लांट होते हैं उनको हम कहां पर ग्रो करेंगे, ईयर यानी कि हवा में उनको हम उगाते हैं। और जब हम प्लांट्स को हवा में उगाएंगे तो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं बिल्कुल आसानी और सरलता से। यहां पर इसका सरल सा अर्थ है कि हवा में पौधों की खेती की जाती है। लैटिन शब्द में एरो का अर्थ होता है वायु। क्या अर्थ होता है, वायु यानी कि हवा, है ना साथियों, वायु यानी कि हवा। इट सिंपली मीन्स कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन ईयर। लैटिन वर्ड एरो मीन्स इन, आपका जो मतलब ईयर होता है ना, वो आपका किसमें कहा जाता है, लैटिन भाषा में उसे हम क्या कहेंगे, एरो कह देते हैं। आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। यह मिट्टी रहित नियंत्रित पर्यावरण कृषि की श्रेणी में आता है, यानी कि यहां पर भी आपको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यहां पर आपको सॉइल की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। विदाउट सॉइल इसको हम ग्रो कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, है ना। थोड़ी सी चीजों को और समझेंगे ताकि आप लोग अच्छे से सारी चीजों को समझ पाए, है ना साथियों। चलिए, लाभ की तो हम बाद में आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन होता क्या है, इसमें प्लांट ग्रो करने के लिए आपको क्या करना होता है, समझिएगा। जैसे आपने देखा होगा, कई सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि यहां पर प्लांट को आपको ग्रो करना है और आपके पास भूमि नहीं है, और है भी तो बहुत कम मात्रा में है। तो होता क्या है, प्लांट्स को क्या करते हैं, हवा में एक तरीके से लटकाया जाता है। समझना आप लोग मेरी बात को। हवा यानी कि जो हमारी ईयर होती है उसमें क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने बेटा घरों में देखा होगा, प्लांट को ग्रो करने के लिए यहां पर भी हमें सोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें यहां पर भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां पर हमें भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यह हमारी एक मिट्टी यानी कि मृदा रहित श्रेणी होती है ना। और इसका हम आपको अभी थोड़ा सा और बताएंगे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, समझना।
स्वस्थ पौधों के विकास के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं हवा में CO2 होती है, हवा में CO2 भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, आप लोग जानते होंगे इस बात को अच्छे तरीके से। 21% हमारा ऑक्सीजन अवेलेबल होता है उसमें। स्वस्थ पौधों के विकास के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन अपने आसपास के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। समझिएगा मेरी बात को। देखिए, आपकी जो ईयर यानी कि जो हवा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होने के बाद भी उसमें जो हमारी ऑक्सीजन होती है अपने आसपास के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पोषक पानी की सूक्ष्म बूंदों से संबंध हवा में एरोपोनिक्स का संचालन किया जाता है। देखिए समझिए मेरी बात को, यहां पर आप लोग जो फिगर देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यहां पर मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और यहां से रूट्स का निकलना स्टार्ट हो गया है साथियों। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि आसपास की हमारी जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में क्या है, पोषक पानी की सूक्ष्म बूंदों से संबंध है। इसी से हम क्या करेंगे, अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं। देख रहे होंगे आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी साथियों। ये क्या है, आपके रूट्स का निकलना शुरू हो गया है और इसको हवा में ही एक तरीके से लटकाया जाता है। देखिए समझिएगा मेरी बातों को। और यहां से क्या होता है, हमें प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है ना साथियों। यहां से प्रोडक्शन का होना शुरू हो जाता है। आशा करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, पौधों को हम क्या करते हैं, कैसे उगाते हैं भैया, हवा में उगाते हैं। और हवा में किस तरीके से उगाएंगे ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है ना साथियों। चलिए बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम लोगों ने एरोपोनिक्स की बात कर ली, तो एरोपोनिक्स के हमारे जो लाभ हैं उन लाभों को भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे पहली बात है ये हमारा इको फ्रेंडली हो गया। इको फ्रेंडली होने का मतलब क्या है कि यहां पर हमारा प्रदूषण नहीं होगा। समझिएगा मेरी बात को, टिकाऊ फसलें, क्योंकि यह प्रणाली मौसम की परवाह किए बिना पूरे वर्ष भर आपको पौधे देती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में ऊर्ध्वाधर, जिसे हम वर्टिकली बोलते हैं, यानी कि आप लोग जानते होंगे वर्टिकली फॉर्म होता है और क्षैतिज स्थान का प्रयोग करने के लिए मिट्टी या भूमि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझिएगा, यहां पर हमें मिट्टी और भूमि की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जैसे हमें हाइड्रोपोनिक्स में था। थोड़ा सा मिलता जुलता है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, अगर इसके लाभ की यानी कि प्रॉफिट की बात करें तो। उसके बाद में इको फ्रेंडली होता है, कोई भी इससे पोल्यूशन नहीं होगा। हाइड्रोपोनिक्स से भी कम पानी का प्रयोग में हम क्या कर सकते हैं, इसको उगा सकते हैं। यानी कि हमारा जो हाइड्रोपोनिक्स है ना, उससे भी कम पानी की आवश्यकता किसमें होती है साथियों, आपके एरोपोनिक्स में होती है। किसमें होती है, एरोपोनिक्स में होती है। तो आप लोग इन सब बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आपका जो एरोपोनिक्स है ना, हाइड्रोपोनिक्स से भी कम पानी की आवश्यकता लगेगी और आप यहां पर प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, उसके बाद में कुछ चीजें और हैं, उनको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें एरोपोनिक्स की थोड़ी और, तो यहां पर होता क्या है, पोषण की कमी की आवश्यकता, है ना। समझना मेरी बात को अच्छे से, ये लाइन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पोषण की कम आवश्यकता क्योंकि, यानी कि पोषण की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वृद्धि के आधार पर पोषण स्तर निरंतर रहता है, यानी कि नियंत्रण रहता है ना भैया, नियंत्रण होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा पोषण की आवश्यकता नहीं होती। 3 गुना तेजी से पौधे बढ़ते हैं और यह अधिक ज्यादा कुशल हो जाती है। 3 गुना अधिक, यहां पर देखिए, इसको भी उगाने के बहुत सारे तरीके हैं। जब टॉपिक हम लेकर आएंगे तो प्रॉपर यहां पर उसकी हम बात करेंगे। उपभोक्ता के लिए स्वस्थ और सुरक्षित है, क्योंकि शाकनाशी यानी कि हमारे जो पेस्टिसाइड होते हैं और जो हर्बिसाइड होते हैं, उनकी आवश्यकता यहां पर नहीं होती है। कई सारे ग्रामीण समाज में आप देखते हैं बहुत सारे जहरीली दवाइयां होती हैं, उसको खेत में स्प्रे किया जाता है और स्प्रे करने के बाद में अगर जानवर यानी कि जो एनिमल्स उसको फीड कर लेता है, उसको खा लेता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो यहां पर साथियों कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको कीटनाशक और शाकनाशी देने की। आशा करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। हमने एरोपोनिक्स के क्या देख लिए भैया, हमने एरोपोनिक्स के देख लिए लाभ। अब हम थोड़े से इसके जो डिसएडवांटेज है उनकी भी बात कर लेंगे, यानी कि जो नुकसान है यहां पर उसकी भी बात कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, आपको प्रॉपर तरीके से पर डे और आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि कहीं कोई रोग तो नहीं लग रहा, क्योंकि एरोपोनिक्स की बात हो रही है। प्लांट्स अगर आपके पास पास में लगे हुए हैं और कोई पैथोजन आकर अगर बैठ गया तो हवा में बहुत जल्दी अपना संबंध बनाते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो निगरानी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। थोड़ा सा महंगा तरीका है भाई, जाहिर सी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, आप लोग जानते हैं, है ना। थोड़ा सा महंगा तरीका होता है, लेकिन इसको उगाने के लिए, प्लांट्स यहां पर ग्रो करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें यहां पर प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कितने सोल्यूशन में हमें क्या रखना है, किस तरीके से किस किस टाइम पर उसमें क्रियाएं करनी है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जड़ कक्ष के नियमित कीटाणु रोधन की आवश्यकता होती है, यानी कि क्या करेंगे, रेगुलर आपको नियंत्रित करना है, क्या करना है, जो भी आपके रोग रोगाणु होते हैं उनको शोधन की करने की आवश्यकता होती है, ताकि कोई भी डिजीज, है ना, ताकि कोई भी डिजीज यहां पर ना लगने पाए, कोई भी पैथोजन यहां पर ऐसा ना लगे जिससे कि आपकी पूरी की पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो जाए। और इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसकी निगरानी करनी पड़ेगी, यानी कि अच्छे तरीके से आपको देखभाल करनी पड़ेगी साथियों। आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। और अगर हम बात करें कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने घर में उगाना चाहते हैं सारी की सारी चीजें, तो घर में भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं, यानी कि उगा सकते हैं। तो अगर समझिएगा मेरी बात को, अगर आप इसे अपने घर में उगाना चाहते हैं तो होना क्या क्या चाहिए आपके पास, थोड़े से संसाधनों की आवश्यकता है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं पर संसाधनों की आवश्यकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो क्या हो जाता है साथियों, इस बात को आप लोग समझिए। अगर हम हाइड्रोपोनिक्स को उगाने की बात करेंगे, है ना साथियों, अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स को उगाने की, तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस की आवश्यकता होती है, कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट की आवश्यकता पड़ेगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, मोनोपोटेशियम फास्फेट, मैग्नी सल्फेट और आपका जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, सोडियम और आपका मॉलिक एसिड की आवश्यकता पड़ जाती है। आप इस बातों को याद रखिएगा। अगर हमें क्या करना है, अपने घरों में उगाना है तो थोड़े से संसाधनों की आवश्यकता होगी, बाकी उनके लिए जो पोषण होगा वह पोषण कहां से आएगा, समझिएगा मेरी बात को। वाटर यानी कि हमारा जो पानी होता है, पानी में सॉल्यूशन को डालना पड़ता है, और कौन सा सॉल्यूशन कौन सी कितनी मात्रा में डालना है इसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको नॉलेज नहीं होगी और आपके पोषक तत्वों की मात्रा कम या अधिक होगी तो आपकी फसल, यानी कि फसल तो नहीं कह सकते, जो आपके प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हम साथियों इसको अपने घर में भी ग्रो कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो बहुत जल्दी हम इसके क्वेश्चंस की भी आपसे बात कर लेंगे। हालांकि ये मेरा एक डेमो वीडियो है और मैं आपको कई बार बोल चुका है ना कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं अनअकैडमी का एक पार्ट बनता हूं और अपना एक्सपीरियंस, जो भी मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस है और टीचिंग का जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस है, मैं अगर उनको साझा करता हूं आपके साथ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। चलिए साथियों, बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें अनअकैडमी के साथ में, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।